Good morning students, welcome to the TSN school. Today we'll continue with our last chapter जो कि हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 2 जो कि है लाख की चूड़ियाँ और इसके लेखक हैं कामता नाथ। इस पाठ में अब तक हमने पढ़ा कि जो लेखक है वो अपने मामा के गांव जाते हैं जहाँ पर एक व्यक्ति उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं जो कि है बदलू। ये मनिहार है और लाख की चूड़ियाँ बनाते हैं और वो इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वो लेखक को लाख की छोटी छोटी रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देते हैं जो कि छोटे बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। अब लेखक ने बताया कि किस तरह उनका घर था, कहाँ पर कैसे जो बदलू है वो काम करते थे, चूड़ियाँ किस तरह से बनाते थे। और लेखक को दोपहर का जो समय होता था वो वहाँ बदलू के साथ बैठकर बिताना बहुत पसंद था। उन्हें काम करते हुए देखना बहुत अच्छा लगता था। एक चीज़ और लेखक ने बताई है कि जो लेखक है वो बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहते हैं। जैसा कि होता है जब हम ननिहाल में जाते हैं तो वहाँ सभी को नाना या मामा कहते हैं, लेकिन ददिहाल में जो भी बड़े होते हैं वो दादा या फिर ताऊजी या चाचा या काका के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन जो लेखक हैं वो अपने मामा के गांव में भी जो बदलू हैं उन्हें दूसरे बच्चों की देखा देख बदलू काका कहते थे। अब पढ़ते हैं आगे। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। जो लेखक है वो बताते हैं कि जो बदलू काका हैं उन्हें सबसे ज़्यादा अगर संसार में किसी चीज़ से चिढ़ थी तो वो थी कांच की चूड़ियों से, जो कि मशीन से बनाई जाती है और उसे बनाने में समय भी कम लगता है और वो सस्ती भी होती है लाख से। इसलिए जो बदलू काका हैं उन्हें लाख की चूड़ियाँ पसंद थी, जबकि कांच की चूड़ियों से उन्हें बहुत ही ज़्यादा चिढ़ थी। अगर किसी स्त्री को कांच की चूड़ी पहने हुए देखते तो वो अंदर ही अंदर कुढ़ उठते, यानी कि गुस्सा होते और उन्हें 2-4 बातें सुना भी देते, यानी कि गुस्सा होके खरी खोटी सुनाना भी कह सकते हैं इसको, या गुस्सा होके 2-4 बातें उन्हें सुना देते। मुझसे तो वो घंटों बातें किया करते, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछते, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उनसे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, और तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। तो जब लेखक वहाँ बैठते थे बदलू के पास, घंटों बैठकर उन्हें काम करते हुए देखते थे तो बातें भी करते थे। तो बहुत सी बातें उनके बीच होती थी। तो लेखक से जो बदलू है वो कभी उनकी पढ़ाई के बारे में पूछते, कभी उनके घर के बारे में और कभी शहर के जीवन के बारे में पूछते। लेखक उन्हें कहते कि मैं जो शहर है वहाँ पर तो वहाँ तो सभी कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। तब जो बदलू काका है वो जवाब देते कि शहर की बात और है, वहाँ तो कुछ भी हो सकता है। वहाँ की जो औरतें हैं वो तो अपने मर्द यानी कि अपने पति का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है और फिर उनकी जो कलाई होती है यानी जो उनके हाथ होते हैं बहुत ही नाजुक होते हैं और लाख की चूड़ियाँ बहुत कठोर होती है। तो अगर वो लाख की चूड़ियाँ पहनेंगे तो उनके हाथ में मोच आ जाएगी। आगे, कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि वह लगभग रोज़ ही मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बना देता। तो लेखक आगे बताते हैं कि कभी कभी जो बदलू काका है वो बहुत अच्छी खासी खातिर करते, यानी कि उनकी आवभगत करते, मेहमान नवाजी करते। और तब खास करके जब उनकी गाय जो थी उन्होंने पाल रखी थी उसका दूध होता तो वो दूध और मलाई बचा कर रखते थे लेखक के लिए। और जब आम की फसल का सीज़न होता, मौसम होता, तो जो लेखक है वो लगभग रोज़ ही वहाँ से 2-4 आम खाकर आते थे। परंतु इन सब के अलावा भी सबसे ज़्यादा उन्हें अच्छा इसलिए लगता क्योंकि जो बदलू काका है वो उन्हें रोज़ ही 1-2 गोलियाँ लाख की बनाकर देते थे। आगे लेखक कहते हैं, मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में
बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। तो आगे लेखक कहते हैं कि मैं बहुधा यानी अक्सर लगभग हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के घर चला जाता था और एक आध महीने गर्मी की जो छुट्टियां होती है उस समय वहाँ रहकर स्कूल खुलने से पहले वापस आ जाता था। लेकिन मैं 2-3 बार ही वहाँ गया हूँगा। लेकिन उसके बाद में जो उनके लेखक के पिताजी हैं उनका तबादला या बदली कहते हैं ट्रांसफ़र को या तबादले को, तो उनका ट्रांसफ़र हो गया और एक लंबी अवधि तक, बहुत लंबे समय तक वो अपने मामा के गांव न जा सके। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब वापस से लेखक अपने मामा के यहाँ गए तो इतने बड़े हो गए थे तब तक कि जो लाख की गोलियाँ जो जिनसे छोटे बच्चे खेलते हैं उन गोलियों में उन्हें कोई रुचि नहीं रह गई। इसलिए उन्हें बदलू का ध्यान भी नहीं आया। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच लेखक ने देखा कि जो गांव की स्त्रियां हैं, औरतें हैं, उन लगभग सभी ने कांच की चूड़ियाँ पहन रखी है। विरले का मतलब होता है मुश्किल से या बहुत ही रेयर जिसे बोलते हैं। बहुत ही कम हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी, यानी कि विरले या बहुत ही कम औरतों के हाथ में लाख की चूड़ियाँ थी। बहुत कम लोगों ने लाख की चूड़ियाँ पहन रखी थी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया और किस वजह से आया तो ये आगे बताते हैं कि बात ये हुई कि बरसात में जो उनके मामा की छोटी बेटी थी वो आंगन में फिसलकर गिर गई और उसने कांच की चूड़ियाँ पहनी थी, तो वो गिरने की वजह से कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई यानी कि हाथ में घुस गई और उससे खून बहने लगा था। और उस समय उनके मामा नहीं थे, इसीलिए उन्हें ही अपनी बहन की या मामा की बेटी की उनकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तब उन्हें बदलू काका का ध्यान आया। तब उसने सोचा लेखक ने कि मैं उनसे मिल आने के बारे में उन्होंने सोचा। इसलिए उस दिन फिर शाम को घूमते घूमते गांव में लेखक बदलू काका के यहाँ चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि जो बदलू काका है वहीं उनके घर के पास ही, घर में ही जो नीम का पेड़ था उसी पेड़ के नीचे एक खाट पर लेटे हुए थे। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं जनार्दन हूँ काका, आपके पास से गोलियाँ बनवा कर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम से बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। तो जब लेखक घूमते घूमते बद्दू काका के घर पहुँचे तो वो उन्हें बाहर ही मिल गए। तब लेखक ने बद्दू काका को नमस्ते किया, लेकिन बदलू काका ने जवाब तो दिया नमस्ते का, लेकिन उन्हें पहचाना नहीं। पहचानने की कोशिश करते रहे बहुत देर तक। तब लेखक ने अपना परिचय दिया कि मैं जनार्दन हूँ, जो कि बचपन में आपसे लाख की गोलियाँ लेके जाता था। तब बहुत देर सोचने के बाद ऐसा लगा जैसे वो अपनी जो स्मृति है या याददाश्त है उसे फिर से याद कर रहे हो, उसे दोहरा रहे हो और पुराने जो समय था उसे याद करने की कोशिश कर रहे हो। फिर अचानक उन्हें याद आया जैसे, तो इस तरह से वो बोल पड़े कि आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिनों बाद गाँव आए हो। तब लेखक ने जवाब दिया कि हाँ, इधर आना नहीं हो सका, और वहाँ उन्हीं के पास बैठ गए। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर इधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नज़र आई, न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो।
गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लला, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। जब लेखक बदलू काका से मिलने उनके गाँव घर गए तो पहले तो उन्होंने पहचाना नहीं, और जब पहचाना तो फिर थोड़ी देर वो लोग चुपचाप बैठे रहे। लेखक ने आसपास देखा तो जो बदलू काका है वो काम करते थे अपनी मचिया पर बैठकर, और जो उनके पास में भट्टी जल रही होती थी जिसमें वो लाख को पकाया करते थे, तो वो दोनों ही पिघलाया करते थे, पकाया नहीं, पिघलाते लाख को, तो वो दोनों ही उसे दिखाई नहीं देते। तब वो पूछते हैं कि आजकल काम नहीं करते हो काका। तो जो बदलू काका है वो जवाब देते हैं कि नहीं, काम तो मेरा कई सालों से बंद हो गया है, क्योंकि मेरी चूड़ियों को आजकल कोई नहीं पूछता है, बल्कि सब लोग कांच की चूड़ियाँ पसंद करते हैं, क्योंकि कांच सुंदर भी होता है और सस्ता भी होता है। तो ये मशीन युग है, और इस मशीन युग में सब कुछ ख़त्म हो गया है। जो पहले हाथ से मेहनत होती थी वो अब नहीं रही, सारा काम मशीनों से होने लगा है, खेतों को भी मशीनों से जोता जाने लगा है, और कांच की चूड़ियाँ भी तो मशीन से बनती है, और जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वो लाख में कहाँ संभव है। तो इस तरह से काका जवाब देते हैं। तब लेखक कहते हैं कि क्योंकि उन्होंने देखा था उनकी जो मामा की लड़की है उसके हाथ में कांच टूटने से लग गया था, खून आ गया था, तो इसीलिए उन्हें पता है कि जो कांच होता है बहुत नाजुक होता है, बहुत ख़तरनाक होता है, बहुत जल्दी टूट भी जाता है। तो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। जो बदलू काका है वो कहते हैं कि हाँ नाजुक तो होता है, लेकिन ऐसा कहते कहते उन्हें खांसी आने लगती है और बहुत देर तक वो खांसते रहते हैं। अब आगे, मुझे लगा उसे दमा है। अस्वस्थता के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। तो यहाँ जब लेखक मिलने जाते हैं बदलू काका से, तो वो देखते हैं कि जो बदलू काका हैं वो काम नहीं करते, उन्हें उनका जो सामान है काम करने का वो नहीं दिखाई देता। तो वो पूछते हैं कि अब काम नहीं करते हो? तो बदलू काका जवाब देते हैं, तो काम तो बहुत सालों से बंद पड़ गया। ऐसे बातें करते करते उन्हें खांसी आने लगती है। तो लेखक को लगता है कि उन्हें दमा की शिकायत है, यानी अस्थमा की शिकायत है, और उनकी अवस्था यानी कि उम्र भी हो गई है। जब व्यक्ति बुज़ुर्ग हो जाता है, ज़्यादा उम्र का हो जाता है, तो उसका शरीर भी ढलने लगता है, यानी कि बुढ़ापा आने लगता है, बूढ़ा हो जाता है शरीर भी। उसके हाथों और माथे पर भी नसें उभर आई थी, कमज़ोरी की वजह से हाथ और माथे पर उनकी नसें उभर आई थी। तो जब वो खांसी उन्हें आती है तो लेखक कहते हैं कि पता नहीं कैसे उन्होंने मेरी शंका को, यानी जो मन में उठा था विचार लेखक के कि उन्हें दमा हो सकता है, तो बदलू काका ने उसे पढ़ लिया, भाप लिया और बोला कि दमा नहीं है मुझे, ये तो फसली खांसी है जो कि खास मौसम में ही आती है और थोड़े दिनों में अपने आप ठीक हो जाती है। तो ये जो फसली खांसी है 1 महीने 2 महीने से आ रही है और 10-15 दिनों में ठीक हो जाएगी। फिर वो दोनों चुप हो जाते हैं। उसे जो लेखक है उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं बदलू काका के मन में कोई बहुत बड़ी व्यथा या दुख छिपा हुआ है, और देर तक वो सोचते हैं कि ये जो मशीन युग है उसकी वजह से कितने हाथ कट गए। यहाँ हाथ कटने का मतलब सच में हाथ नहीं कटना, बल्कि रोज़गार ख़त्म हो जाना। जो लोगों की कमाई है वो मशीनी युग की वजह से ख़त्म हो गई है, एक तरह से उनके हाथ कट गए हैं, या उन्हें कमाई का साधन उनका बंद हो गया है, इसीलिए इस मुहावरा प्रयुक्त हुआ है। तो लेखक यही सोचने लगते हैं कि ये जो मशीन युग आया है उसकी वजह से बहुत से लोगों का रोज़गार छिन गया। कुछ देर फिर से शांति रहती है जो लेखक को अच्छी नहीं लगती, तो वो बात बदलने के लिए फिर से पूछते हैं कि ये आम की फसल कैसी है काका? तो
बदलू काका को याद आता है कि वो उन्हें हमेशा आम खिलाते थे। तब बदलू काका कहते हैं कि अच्छी है लला, बहुत अच्छी है। और लहक कर का मतलब होता है बहुत खुश होकर, एक चमक, एक खुशी के साथ वो जवाब देते हैं और फिर अंदर से अपनी बेटी को आवाज़ देते हैं कि रज्जो, लला के लिए आम तो लेकर आना। फिर उनकी तरफ मुखातिब होना, यानी कि उनके सामने देखकर बात करना कि माफ़ करना लला, मैं तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। तो लेखक कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं आम तो इस साल बहुत खाए हैं। तो काका जवाब देते हैं कि बिना आम खाए मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ। अब आइए। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बताया था ज़मींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों के जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। लेखक कहते हैं कि जब आम की बात, उनकी बात का विषय बदलने के लिए उन्होंने आम का विषय उठाया, आम के बारे में पूछा तो काका उनके लिए आम मंगाते हैं। फिर लेखक पुराने दिनों को याद करते हैं और सोचते हैं कि पहले आम के साथ साथ जो बदलू काका है वो उन्हें मलाई भी उनके लिए बचा के रखा करते थे। तब उन्हें ध्यान आता है गाय का। तो लेखक पूछते हैं बदलू काका से कि गाय तो अच्छी है ना काका। तो जवाब देते हैं बदलू काका कि गाय कहाँ है, वो तो बेच दी, क्योंकि खुद का ही निर्वाह मुश्किल हो रहा है, खुद का जीवन चलाना ही मुश्किल हो गया उनके लिए, तो गाय को कहाँ से खिलाते। तभी उनकी बेटी रज्जो अंदर से डलिया में, टोकरी में आम लेकर आती है, जिसे देखकर लेखक कहते हैं कि ये तो बहुत है, मैं इतने नहीं खा पाऊँगा। तो वो हंसकर कहते हैं कि तुम शहरी ठहरे ना, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने यानी कि 4 गुना ज़्यादा आम एक वक्त यानी कि एक वक्त में खा जाता था, लेकिन तुम शहरी हो इसलिए इनको देखकर ऐसे बोल रहे हो। इसके बाद लेखक कहते हैं कि आपकी बात और है काका। तभी लेखक, जो बदलू काका है, वो बोलते हैं उनकी बेटी को कि लला को 4-5 अच्छे वाले जो सिंदूरी आम है वो छाट कर देना, और उनको बताते हैं कि ये जो पेड़ है आम का, ये इसी साल तैयार हुआ है। फिर रज्जू जब आम छाट कर देती है लेखक को, हाथ बढ़ाती है, तो लेखक की नज़र उनके हाथ पर जाती है जो उन्होंने लाख का जोड़ा पहना होता है। तो लेखक को देख लेते हैं कि बदलू काका देखते हैं कि लेखक जो लाख की चूड़ियाँ हैं उन्हें देख रहे हैं। तब बदलू काका उन्हें जवाब देते हैं कि है ना, ये जो जोड़ा है लाख का, ये आखिरी जोड़ा है और ये मैंने ज़मींदार की बेटी के विवाह के लिए बनाया था, लेकिन उसके बदले में वो मुझे केवल 10 आने मुझे दे रहे थे, 10 पैसे मुझे दे रहे थे। और तो उन्हें बहुत बुरा लगा, इसीलिए उन्होंने जोड़ा रख लिया, नहीं दिया और कहा कि जाकर शहर से ले आओ। तब लेखक आगे सोचते हैं कि वाकई बदलू काका है, उन्होंने हार कर भी हार नहीं मानी, क्योंकि उन्होंने कम पैसों में अपने आप को नहीं बेचा, एक तरह से अपना अधीनता स्वीकार नहीं की। तो इस तरह लेखक को लगता है कि जो बदलू है उन्होंने हार कर भी हार नहीं मानी। भले ही उनका जोड़ा नहीं बिका लाख का, उन्हें पैसे नहीं मिले, लेकिन फिर भी उन्होंने कम पैसे में बेचना स्वीकार नहीं किया। और उसका व्यक्तित्व भी, जो बदलू काका है, उनका व्यक्तित्व भी कांच की चूड़ियों की तरह नहीं था कि जल्दी से टूट जाए।